हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग बात करने वाले हैं बरेली के वन ऑफ द टॉप वन ऑफ द फेमस कॉलेज दैट इज रॉयल खंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस कॉलेज का पूरा रिव्यू करेंगे। इस कॉलेज की जितनी भी फीस स्ट्रक्चर है उन सब की बात करेंगे, क्लासरूम की बात करेंगे, लैब्स की बात करेंगे, हॉस्पिटल कितना चलता है, ओपीडी कितनी चलती है, सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैं अपने हर कॉलेजेस में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है कि एक आयुर्वेदा कॉलेज में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या सिर्फ बिल्डिंग्स बड़ी बना देने से आयुर्वेदा कॉलेज अच्छा हो जाता है, या वहाँ की फैकल्टी अच्छी होगी तो आयुर्वेदा कॉलेज अच्छा हो जाएगा, या हॉस्पिटल बहुत अच्छा है तो आयुर्वेदा कॉलेज अच्छा होगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कॉलेज में रिक्वायर होती हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर की भी बात करेंगे, ओपीडी पर डे कितनी की होती है ये भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही सारी चीज़ें कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहने वाली है, उसके अलावा सिक्योरिटी मनी कितनी है, और क्या कोई ऐसे अदर चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे कितने चार्जेस ले रहे हैं, या कोई और ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो इनके प्रोफार्मा में नहीं दिए हैं, अलग से कोई चार्जेस हैं जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह कितनी लगती है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हर कॉलेज का टूर मैं लेता हूँ, पर्सनली विज़िट करता हूँ, तो इस कॉलेज को भी मैंने पर्सनली विज़िट किया है, तो उसका टूर कैसा है वो एक बार आप देख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो चलिए कॉलेज का पहले एक बार रिव्यू ले लीजिए। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.
तो देख लिया आपने कॉलेज बहुत ही खूबसूरत बना है और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। अभी तक मैंने किसी भी कॉलेज में लिफ्ट नहीं देखी है। हालांकि गोयल इंस्टीट्यूट में लगी है बट वहाँ स्टूडेंट्स के लिए परमिशन नहीं है, सिर्फ स्टाफ या कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो उसके लिए अलाउ है, अदरवाइज वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बच्चा ऊपर से नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर आ सकता है, जितना मन हो वो उतना इधर उधर कर सकता है। ठीक है, अब कॉलेज के व्यू पॉइंट से पहले इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब फीस आपको पता होगी तभी तो उसके आगे सोचेंगे कि लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, तो पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलो, जैसे कि मैं कॉलेज विजिट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गूगल से उठा करके फ़ोटोज़ शेयर कर दी या कहीं से इंफॉर्मेशन यूट्यूब से निकाल के आपके साथ शेयर कर दी, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली जाता हूँ, विजिट करता हूँ, एक एक चीज़ें वहाँ के स्टूडेंट से बात करता हूँ या वहाँ के मैनेजमेंट से बात करता हूँ, जो भी कॉलेज दिखा रहा होता है उनसे बात करता हूँ, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वहाँ का प्रोफार्मा है जो जब मैंने विजिट किया था तो मुझे दिया गया था। अब इसी प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ यहाँ के फीस स्ट्रक्चर को शेयर कर रहा हूँ। अब शेयर करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ जो इन्होंने मुझे बताई है कि इनकी जो फीस है, हालांकि इन्होंने नीचे नोट करके भी लिखा हुआ है कि इनकी जो फीस है वो इन्होंने इस साल गवर्नमेंट से ऐसा बोला है कि हमारी फीस थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हर कॉलेज कुछ ना कुछ हर साल ऐड ऑन कराता रहता है, तो वो ये भी चाहता है कि NCISM जो है या जो यूपी गवर्नमेंट है वो हमारे कॉलेज की फीस भी इंक्रीज करा दे, ताकि जो हमने कॉलेज में पैसा लगाया है उसे बराबर किया जा सके। तो इन्होंने ये मुझे बताया कि ये जो फीस है वो लास्ट ईयर की है, 2024 बैच में कितनी फीस होगी ये हम तभी बता पाएंगे जब इस कॉलेज का परमिशन लेटर आ जाएगा और इस कॉलेज में गवर्नमेंट फीस तय करके देगी, तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो मैं अभी पिछले साल की फीस जो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। हालांकि बाकी जो चार्जेस हैं वो सेम रहने वाले हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ही है जो आपकी पड़ सकती है, कम तो नहीं होगी, किसी भी तरीके से बढ़ ही सकती है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा बजट ऊपर ही रखना। तो अगर हम बात करें ट्यूशन फी की, तो प्रोविजनल इन्होंने फर्स्ट ईयर की बताई है 2,04,600 रुपये। यही सेम सेकेंड ईयर में है, यही थर्ड ईयर में है और यही फोर्थ ईयर में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो फर्स्ट प्रॉफ होता है, सेकंड प्रॉफ होता है, थर्ड प्रॉफ होता है, 3 ही होते हैं, हमारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो होता नहीं। तो आपके प्रॉफ भले ही 3 हो लेकिन फीस पर ईयर के हिसाब से लगेगी। आपके एडमिशन लेने से लेकर के अगले साल उसी डेट को आपको सेकेंड ईयर की फीस पे करनी होगी। अब एग्जाम कब हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक साल जैसे ही होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर की फीस पहले से ही पे करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद 4.5 ईयर्स का होता है एकेडमिक सेशन, आप सभी को मालूम है। तो 4 साल की फीस ही हो गई और बचे जो आधा साल है यानी कि 6 मंथ है, उसकी फीस अलग से पेएबल होगी, तो वो इसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 1,02,300 रुपये, जो आपको 6 महीने की फीस अलग से देनी है इन 4 साल के अलावा। अब इसके बाद हॉस्टल की फीस डायरेक्टली 1 लाख रुपए है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, नॉन AC हॉस्टल्स हैं और 1 लाख रुपए उसकी फीस है। फिर रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर अब एक चीज जो मैं पहली बार देख रहा हूं इस कॉलेज में, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस हर साल लग रही है। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेजेस विजिट किए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगती रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फीस ली है, उसके बाद नहीं ली। बट यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 देने हैं, सेकेंड ईयर में 2,500 यानी कि 2,500 रुपये देने हैं, थर्ड ईयर में भी 2,500 रुपये देने हैं और फोर्थ ईयर में 3,750 रुपये देने हैं। अब ये किस बात के हैं, क्या हैं, ये मुझे नहीं पता है। ये आप पर्सनली जब जाएंगे तो शायद आपके साथ भी नहीं शेयर होगा। प्रोफार्मा में जो लिख दिया गया वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बजट के हिसाब से ये रखिएगा, किस चीज़ के हैं ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म फीस अलग से है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं तो उसी में आपको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराएंगे, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म फीस इन्होंने अलग रखी हुई है, दैट इज 15,000।
15,000 रुपए है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी है, और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको नहीं पे करनी। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पे कर दी तो हर साल यूनिफॉर्म आपको फ्री में मिलेगी, नहीं, आपको फर्स्ट ईयर में जो मिल गई है वही आपको 4.5 साल चलानी पड़ेगी। इन केस अगर बंदर ले जाता है, ठीक है, या उसमें प्रेस करते समय कोई दिक्कत आ जाती है, या उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि वो ड्रेस फट गई या खराब हो गई, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से लेनी पड़ जाएगी। जैसे कई बार होता है, अभी आप सोचेंगे कि सर बंदर कैसे ले जा सकता है, ऐसा होता है कई बार, जैसे हमने हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, ड्रेस हमने फैला दी और ऊपर नहीं उठाने गए तो बंदर ले जाते हैं, नहीं ले जाते तो फाड़ देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको सेकेंड ईयर में अगर फिर से लेनी है तो फिर से आपको 15,000 रुपये पे करने रहेंगे, और उस ड्रेस में आपको 2 पेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जोड़ी मिल जाएंगे, 2 पेयर मिलेंगे। इन्होंने बताया भी है कि 2 पैंट, 2 शर्ट, 2 एप्रन और 1 ब्लेजर जो कि ठंड में पहनना होगा वो 1 मिलेगा, ठीक है। ये आप या तो 4.5 साल तक चला लें, और नहीं चला सकते हैं तो आप 15,000 फिर से पे करें। वैसे मुझे लगता है मेरे हिसाब से 15,000 में तो 4.5 साल क्या, हर साल आप मतलब 15,000 देने से अच्छा एक बार 15,000 में तो मुझे लगता है पूरे 4.5 साल के कपड़े बनवा सकते हो। कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, इतना यूनिफॉर्म फीस नहीं लगता है। मुझे लगता है रेमंड की तो ये नहीं प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अगर रेमंड के कपड़े भी प्रोवाइड कराते हैं तो मुझे लगता है 15,000 तब भी उसका कॉस्ट नहीं बैठेगा। बट फिर भी देखते हैं, जो रॉयल खंड में पढ़ रहे हैं बच्चे नीचे कमेंट करके बता देना कि ऐसा 15,000 क्यों ले रहे हैं। क्या रेमंड, सियाराम वगैरह के कपड़े जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं क्या ड्रेसेस के रूप में, या कोई और एज सच उससे बड़ा ब्रांड है इस वजह से इतने पैसे लिए जा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके बता देना प्लीज़। उसके बाद इंटर्नशिप फीस, अब ये एक नई चीज़ ऐड ऑन हो गई है जो अभी तक मुझे कॉलेजेस में देखने नहीं मिल रही है। इंटर्नशिप फी, यानी कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, 4.5 साल आपके पूरे हो गए, 6 महीने अब आपको आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करनी है। 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 4.5 साल का एकेडमिक ईयर होता है, यानी कि टोटल 5.5 साल आपको कॉलेज में बिताने होते हैं। अब जो 1 साल का इंटर्नशिप होता है उसमें 6 महीने आयुर्वेदा के होते हैं और 6 महीने एलोपैथ के होते हैं। तो आयुर्वेदा वाले जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में आपको करनी पड़ेगी। एलोपैथ के लिए आपको किसी भी आपके आसपास के सरकारी अस्पताल से करनी पड़ती है। तो ये जो 6 महीने आयुर्वेदा की इंटर्नशिप करा रहे हैं उसका पैसा आपसे ही ले रहे हैं। स्टाइपेंड मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको ही पैसा देना पड़ेगा, और वो कितना है, दैट इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद कॉशन मनी रिफंडेबल है इंटर्नशिप के बाद, ठीक है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी या कॉशन मनी आपको देनी है। उसके बाद एक नई और चीज़ है फिर से, दैट इज स्टूडेंट वेलफेयर। अब वेलफेयर में मुझे नहीं पता कि क्या वेल होता है आप लोगों के साथ में, क्या अच्छाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, आपका साथ देते हैं, क्या चीज़ आपको अलग से मिल रही होती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी रॉयल खंड का बच्चा देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बता देना कि यार ये जो स्टूडेंट वेलफेयर का पैसा लिया जा रहा है उसमें आपको क्या ऐसा वेलफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। हालांकि ये चीज़ मैं पहले सुना हूँ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में जब मैं था आज से 10 साल पहले, है ना। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर 10 साल पहले आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। आप ठीक है, एज वेज का अंदाज़ा लगा रहे हो, लगा लेना। तो जब मैं 10 साल पहले एलन गया था तब वहाँ पर ASWS होता था, एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। तब मैंने ये पहली बार नाम सुना था। आप में से जो भी कोटा से हैं उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी। तो तब मुझे लगता था, और फिर उसके साथ साथ वो वेलफेयर प्रोवाइड भी कराते थे। कभी इनकेस आपके हॉस्टल वाले आपको परेशान कर रहे हैं, खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो ये पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सुनी सुनाई बातें। ये खुद फेस किया है कि हमारे हॉस्टल में कुछ हो गया था कि 1-2 दिन नीट का एग्ज़ाम शायद 7 मई को था उस समय 2014 या 15 में, तो 6-7 दिन एक्स्ट्रा रहना था। तो उसने बोला कि पूरा 1 महीने का पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा 2-3 दिन की बात है, आप एडजस्ट कर लो। उसने बोला नहीं, हम आपका सामान फेंक देंगे। मतलब उसने 3-4 दिन एडजस्ट नहीं किए। तो फिर एलन में जाकर के शिकायत करी, तो एलन ने अपने कुछ गार्ड्स भेजे, हॉस्टल वाले को समझाया। देन समझ में आया कि हाँ ASWS बना है तो वो काम भी आता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पर फीस ली जा रही है वो आपसे ली जा रही है 24,400 रुपये।
और ये आपको हर साल देनी है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, और उसके बाद जो आधा साल है 4.5 ईयर्स का उसमें भी देनी है, और उसमें देनी है इसका आधा 12,200 रुपये। ठीक है, तो देख लेना आपको कितना वेलफेयर मिल रहा है, उसी के हिसाब से फिर आप ये फेयर प्रोवाइड कराना। तो टोटल फीस जो इन्होंने बताई है लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल और बढ़ करके आ जाएगी, तो और ऐड ऑन कर लेना। दैट इज 4,14,000 रुपये ये फर्स्ट ईयर की है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए आपके पॉकेट में, उसके अलावा अगर बढ़ जाती है तो और समझ लो। ठीक है, सेकेंड ईयर में 3,31,500 रुपये, वही थर्ड ईयर में भी है, वही फोर्थ ईयर में भी है, और जो आधा साल बच रहा है 4.5 ईयर्स का उसमें 1,74,500 रुपये, यानी कि 1,74,500 रुपीज़ आपको 6 मंथ के अलग से देने हैं। तो ये हो गया टोटल पैकेज फी इन्होंने BMS का बताया है, दैट इज 15,84,250 रुपीज़, यानी कि 15,84,250 रुपये अगर आप देते हैं कॉलेज को तो आपका पूरा BMS कंप्लीट करा करके देंगे। इसके अलावा बाकी रहना, खाना, घूमना फिरना, आना जाना, ट्रैवल, ये सब अलग से जोड़ लो तो मैं ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख का बजट मान के चलता हूँ कि BMS में भी लग जाता है। आप रसिया से MBBS करो तो भी इतना ही खर्चा आता है, या इंडिया से आप BMS कर रहे हो प्राइवेट से तो भी उतना ही खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। काफ़ी सारे ऐसे चार्जेस हैं जो मैंने बाकी कॉलेजेस में नहीं सुने हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा, हिडन, अदर, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप पर है कि इसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इतनी फीस मुझे नहीं लगता कि एक प्राइवेट कॉलेज में जायज़ है, और एक्स्ट्रा एज सच ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा देंगे। नॉर्मल BMS आप किसी भी जगह से करेंगे, सब जगह सेम है। कुछ कॉलेजेस हैं गिने चुने, उन्हें आप छोड़ दीजिए, जैसे पतंजलि हो गया, गुरु गोरखनाथ, मैं इस साल उसे भी ऐड ऑन कर लेता हूँ, या उसके अलावा कुछ और भी फेमस कॉलेजेस हैं जैसे डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ से कर रहे हैं, और उसके बाद SDM हसन से अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट ले रहे हैं, तो मैं इन कॉलेजेस को अलग रखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर DY पाटिल आप यकीन नहीं मानेंगे, MBBS की जो KGMU है वो भी टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्राइवेट का डॉक्टर DY पाटिल जो है हर कोर्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोर्स में, हर कोर्स में टॉप 5 पर है NIRF की रैंकिंग में। खुद सर्च कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सर्च किया हुआ है। टॉप का इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट का है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है। वहाँ अगर एक्स्ट्रा फीस दी जा रही है या एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो चलो मैं मानता हूँ कि वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन रॉयल खंड में इतना पैसा लेना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। बाकी आप लोग के ऊपर है, अगर आप बरेली से हैं या आसपास के हैं और आपका शौक है, या सॉरी शौक तो किसी का नहीं होता इतना पैसा देने का, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, मैंने कहीं सुना है, तो एज सच आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे नोट के रूप में कुछ इन्होंने लिखा है कि ट्यूशन फी इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन बाय यूपी गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि ये लास्ट ईयर की फीस है, इस साल इन्होंने बढ़ाने के लिए बताया है। अब देखो यूपी गवर्नमेंट क्या करता है, बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है, वो उनके ऊपर है। एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा एज पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इतनी सारी फीस होने के बावजूद एक और हिडन चार्जेस रह गया, दैट इज एग्जामिनेशन फीस। वैसे तो यूनिवर्सिटी की मैं बता दूं ऑन एन एवरेज 7,200 रुपये या 7,500 रुपये, 7,500 के आसपास रहती है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इससे ऊपर ही लेते हैं। अब कितनी लेते हैं, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक मैक्सिमम लेते हैं। तो कितनी लेते हैं ये आप खुद पता करिए जा करके, या किसी स्टूडेंट से पूछिए, या कोई स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकता है। और अगर उससे ये डर है कि नहीं मेरा नाम आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप बता करके या तो DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म में क्या क्या मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारा हो गया रॉयल खंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पूरा फी स्ट्रक्चर जो इन्होंने प्रोफार्मा में बताया है, एज सच मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसके कॉलेज के बारे में, यानी कि यहाँ का क्लासरूम, यहाँ की लैब्स,
यहाँ का हॉस्पिटल एरिया, यहाँ के ओपीडी, इन सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे देखने के बाद क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इसके बाद देन आपकी चॉइस है, आपको लेना है या नहीं लेना है। और मेरा अगर सजेशन चाहते हैं तो आप पर्सनली मेरे को डीएम कर सकते हैं या नीचे वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा नंबर लेकर के, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि टॉप के जो प्राइवेट के बीएमएस कॉलेज हैं, बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं ले रहे होंगे, और उसके अलावा सबसे बेहतर कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको चूज़ करने चाहिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो कर लीजिए, उसके बाद मत कहिएगा कि अरे यार उनका वीडियो देख करके हम फंस गए, बहुत बेकार कॉलेज दिला दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाए तो बाद में मत रिग्रेट करना कॉलेज लेने के बाद। इसीलिए इतना पैसा दे रहे हो तो थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन अगर हो सके तो आप पेड काउंसलिंग करा लीजिए, कुछ सजेशन आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर मेरे से कराते हैं तो आपको सिर्फ काउंसलिंग कराना है और उसके बाद 4.5 साल तक, चाहे वो आपके पढ़ाई हो, नोट्स हो, या आपके कोई भी डाउट हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके लेक्चर्स तो मैं लूँगा ही, और इसके अलावा एज अ सीनियर अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी कॉलेज से स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोच रहे हैं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अब अगर हम बात करें क्लासरूम की, तो क्लासरूम वेल मेंटेन्ड है, एसी क्लासरूम बनी हुई है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि मैंने दिखाया था कॉलेज के टूर में, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब क्या है कि स्टूडेंट्स हैं और शायद या तो लंच टाइम चल रहा है या टीचर्स नहीं है, सारे सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि पर्सनली अब वीडियो लूँगा तो उनकी भी फ़ोटोज़ आएंगी, इस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया है। क्लासरूम आपको देखने से समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा बना हुआ है, इतना इनफ है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ इस कॉलेज में जो बाकी दूसरे कॉलेजेस से इसको अलग करता है, वो है लॉकर्स रूम। सबसे पहले जाते ही हमें लॉकर्स रूम दिखाया गया। अब लॉकर्स रूम क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे लॉकर बने हुए हैं। अगर आप कभी जिम गए हैं तो वहाँ जिम में भी लॉकर मिलते हैं आपको, अपने शूज़ रखने के लिए, अपना बैग रखने के लिए, ठंड में जैकेट रखने के लिए जैसे लॉकर मिलते हैं, या बैंक में जैसे लॉकर होते हैं अपना सामान या जेवर रखने के लिए, वैसे ही इस कॉलेज में आपको पर्सनल लॉकर प्रोवाइड कराए जाते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन को रखने के लिए। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो क्लासेस में अलाउ नहीं है, आपको सबसे पहले जाना है और लॉकर में रखना है और उसके बाद फिर आपको क्लास में एंटर करना है। अब ये रूल रेगुलेशन मुझे बताया गया है, क्या वाकई में फॉलो होता है नहीं होता है वो यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मोबाइल को किस तरह से क्लास में ले जाना है। ठीक है, बाकी मुझे जो दिखाया गया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देन जस्ट हमें ले जाया गया डाइसेक्शन हॉल में। तो वहाँ पर टीचर हैं, डाइसेक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट को। तो अब कैडेवर है नहीं है ये तो बात ही नहीं रह गई, जब डाइसेक्शन ही हो रहा है तो ऑब्वियसली कैडेवर होगा ही। उसके बाद लैब्स की बात करें तो ओके हैं, ठीक है, बहुत स्पेशली ऐसा मैंने नहीं देखा कि स्टूडेंट वहाँ बैठे हैं। और सेमिनार हॉल भी देखा, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा संहिता डिपार्टमेंट दिखाया। संहिता डिपार्टमेंट भी इनका काफ़ी वेल मेंटेन बना हुआ है। और इसके अलावा अब ये तो हो गई कॉलेज की अंदर की चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं, अगर वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और अभी तक देखता हुआ आया है तो ये बात एक मैं बता दूं, मुझे नहीं पता कि किसने ऐसा बोला, लेकिन जब मैं कॉलेज विज़िट कर रहा था और ऐसे वीडियो बना रहा था तो हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। आपने वीडियो में देखा होगा, हम लोग ऐसे खड़े थे और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे और
मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। माई फ्रेंड इज़ एक्चुअली नाउ इन SRM बरेली फाइनल ईयर। तो मैं उससे बात कर रहा था और ऐसे ही बात करते करते बगल से कुछ स्टूडेंट्स निकले। ग्रुप में थे, सिंगल नहीं था, ग्रुप में थे और 6-7 लोग के ग्रुप में होंगे और एकदम से आवाज़ आई, ओ भैया कॉलेज मत ले लियो। बिल्कुल सेम ऐसी आवाज़ आई, मतलब मैं बन के नहीं बोल रहा हूँ, इसी आवाज़ में बोलता हुआ निकल गया, क्योंकि नॉर्मल बोलता तो समझ में आ जाता, तो वो थोड़ा एक्टिंग करता हुआ निकल गया कि ओ भैया ये कॉलेज मत ले लियो। तो अब मुझे नहीं पता कि उसने ये क्यों बोला, ठीक है, ये अपना उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो उसे एडमिशन के बाद समझ में आया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पता नहीं आप कहाँ से काउंसलिंग करा लें, यूट्यूब से वीडियो देख करके किसी कॉलेज का आप ले लें और उसके बाद फिर आप भी यही कहते हुए घूमें कि अरे भैया यार हम तो फंस गए हैं, तुम ये कॉलेज मत लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप वाकई में आप किसी BMS स्टूडेंट से मिल रहे हैं या किसी ऐसे ही काउंसलर से आप बात करके कॉलेज अलॉट करवा रहे हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा और ये तब पता चलेगा जब आप कॉलेज ले लेंगे, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तो इसे याद रखना, नोट कर लेना। कॉलेज में जब 6 महीने 1 साल गुजर जाए तब मुझे मैसेज करना कि हाँ सर आपने सही बोला था, ठीक है। अब इसके बाद लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए फिर लिफ्ट आई, फिर हम लोग ऊपर भी गए, हमने बाकी क्लासेस भी देखी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई कॉलेजेस में एक रूम जो होता है क्लासरूम वो बहुत अच्छा बना होता है, और जब कोई घूमने जाता है, देखने जाता है, जब विजिटर्स जाते हैं कॉलेज में विजिट करने, तो मोस्टली वही कॉलेज उनसे सिखाया गया होता है कि इसी को दिखाना है, इसी में स्मार्ट बोर्ड लगा है, इसी में AC लगी है। तो मैं क्या फोर्स करता हूँ कि नहीं मुझे बाकी भी रूम्स दिखाओ, मुझे देखना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्या सेम आपको यही क्लास मिलेगी, या फर्स्ट ईयर में नए नए आए हैं तो आपको एकदम बाकायदा AC में बैठाया गया है, स्मार्ट रूम दिखाया जा रहा है, उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कहीं भी बैठा दिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक BMS स्टूडेंट ही आपके साथ शेयर कर सकता है, नॉर्मल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैंने बाकी क्लासेस भी देखे, सेम है एज यूजुअल, ऐसा नहीं है कि बाकी अलग अलग बने हुए हैं। उसके बाद अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ क्लिनिकल एक्सपोजर। बात करें अगर हॉस्पिटल एरिया की, तो एक बार व्यू आप खुद देख लीजिए। देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आयुर्वेदा हॉस्पिटल है तो OPD क्या ही होती होगी, 2, 4, 5, 10 इतनी OPD होती हैं और कुछ नहीं होता। कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ बहुत आते हैं, लेकिन देख करके क्या लग रहा है, देख करके लग रहा है कि क्या वाकई में बहुत आते होंगे। तो OPD मुझे यहाँ पर ना के बराबर दिखाई दी है, ठीक है, जैसा मैंने देखा वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, 1-2 हाँ कहीं चेयर पे बैठे थे। अब मुझे नहीं पता वो कॉलेज के ही हैं या पेशेंट है, मैंने किसी से बात नहीं करी है। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो कोई आया था मेरे पास पूछने कि आप कॉलेज के थ्रू हैं या ऐसे ही अननोन है, तो मैंने कहा नहीं कॉलेज से परमिशन लेकर के ही आए, कॉलेज के थ्रू ही विज़िट कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, अदरवाइज़ हो सकता है वो वीडियो बंद करा देते। खैर, तो ये वहाँ का कॉलेज है और वहाँ का हॉस्पिटल एरिया है, आप खुद ही देख लीजिए OPD कैसी चलती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, आपने YouTube में ज़रूर कहीं ना कहीं इनके या तो शॉर्ट्स देखे होंगे या रील में देखा होगा या कहीं ना कहीं इनका कोई वीडियो देखा होगा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, न्यूरोसर्जन हैं, एम्स भुवनेश्वर से इन्होंने पढ़ाई करी है अपनी MS की, और जो MBBS है वो AMU से किया है।
नाम आप सबको याद आ ही गया होगा, न्यूरोसर्जन बोलते ही समझ में आ गया होगा कौन सबसे ज़्यादा फेमस है यूट्यूब में। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर सर की। बरेली के ही एक हॉस्पिटल है, ये जो कॉलेज का रिव्यू मैं देख रहा हूँ, इसी कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है, रॉयल खंड मेडिकल हॉस्पिटल। वहीं पर वो बैठते हैं। आप अगर उनका इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कि ओपीडी नंबर कौन सी है उनकी, कौन से रूम में बैठते हैं। अब आप समझ लीजिए, जब उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर इतने हैं तो उनके पास पेशेंट कितने आते होंगे। हालांकि 3 मिलियन से ऊपर उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम में भी 2 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, तो उनके यहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है। और मैं सिर्फ आमिर सर की बात नहीं कर रहा, जितने भी वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ की जो ओपीडी है वो ये समझ लीजिए कि पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा चलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का। हालांकि आयुर्वेदा भले ही आपके 6 महीने ऐसे निकल जाएं, लेकिन एलोपैथ की प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी अगर आप इस कॉलेज को चूज़ करते हैं। अब इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर ही बनूं, तो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलेज आपके लिए अच्छा नहीं है। आप किसी और कॉलेज की तरफ मूव कर सकते हैं जहां आयुर्वेदा की ओपीडी बहुत अच्छी चलती हो। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपकी इच्छा है। और इसके अलावा चार्जेस मैंने बता ही दिए हैं कि कितने सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं यहाँ पर। बाकी आपके ऊपर है, ये कॉलेज आप लेना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहें तो भी मेरे लिए अच्छी बात है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे किसी कॉलेज से पैसा नहीं मिला है कि मैं आप लोगों के सामने इसकी बड़ाई करूं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था। और एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बता दूं कि दूसरा कारण इस कॉलेज को ना लेने का वो है हर्बल गार्डन। एक कॉलेज में जितना हॉस्पिटल, जितनी क्लासेस, जितने लैब्स ज़रूरी होते हैं, उतना ही हर्बल गार्डन भी ज़रूरी होता है। लेकिन इस कॉलेज में खुद का अपना हर्बल गार्डन नहीं है। तो सेकेंड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट होगा डीजी, दैट इज़ द्रव गुण विज्ञान, उसमें आप क्या ही प्लांट्स की स्टडी करोगे। आप कहते हो आयुर्वेदा डॉक्टर जड़ी बूटी वाले डॉक्टर होते हैं, जड़ी बूटी बनाओगे किससे जब प्लांट्स ही नहीं हैं। तो एक यहाँ का माइनस पॉइंट है। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस बता दी और दूसरा यहाँ हर्बल गार्डन नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप ये कॉलेज लेना चाहें नहीं लेना चाहें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं वो शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई और डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखी है। आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह आप जानना चाहते हैं कि कॉलेज के अंदर कैसी लाइफ होती है, क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है पढ़ाई के हिसाब से या वैसे क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के लिए नीचे वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो वहाँ भी मेरा कॉन्टैक्ट शो कर जाएगा। ठीक है, वो सारी काउंसलिंग पेड है, चार्जेस वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जब आप व्हाट्सअप करेंगे। इसके अलावा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब जितनी चीज़ें मेरे अंदर थी वो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।